बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल वीयू सुप्रीम तालीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ग्रैंड क्विज प्रिपरेशन करेंगे और उसके लिए हम टॉपिक नंबर 87 से लेकर 130 तक जो है टॉपिक्स उनका शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली वीडियो थी उसमें हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए थे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। अब ये क्या होता है मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन? इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या चेंज इन सीक्वेंस कंपोजिशन जो होती है ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूल, वो अक्रॉस जनरेशन जो है वो चेंज होती रहती है। यानी सेलुलर मॉलिक्यूल के अंदर जो सीक्वेंस कंपोजिशन है वो जनरेशन में चेंज होती रहती है। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। और इसको कैप्चर कैसे किया जाता है जी? फाइलोजेनेटिक्स के ज़रिए। तो ये स्टडी है जी एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये क्विज में आएगा। और इसमें जो है फाइलोजेनेटिक्स ट्रीज जो है हमारे पास 2 किस्म की हैं, यहाँ से भी क्विज बन सकता है। एक है स्केल्ड ट्रीज और दूसरी है अनस्केल्ड। स्केल में क्या होता है जी? ब्रांच लेंथ जो और मैग्नीट्यूड ऑफ नोड जो होता है ये इक्वल होता है। और अनस्केलिंग में ओनली रिलेशनशिप जो है सीक्वेंसेस के दरमियान वो दिखाया जाता है। आगे आ गया एवोल्यूशन ऑफ सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंस जो है डीएनए जो है उससे क्या बनता है जी? हमारे पास आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए एक्ट एज ए सेलुलर मेमोरी यूनिट एंड प्रोटीन आर ट्रांसलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये क्विज में यहाँ से आएगा। और डीएनए जो है वो कैसे मॉडिफाइड होता है जी? उसके लिए 3 मेथड जो है हमारे पास, म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन और इंसर्शन एंड डिलीशन। तो यहाँ तक है। और आगे इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, वही फाइलोजेनेटिक्स जो है ये क्या करती है जी? मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन जो है उसकी हिस्ट्री बताती है। और उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है वो है फाइलोजेनेटिक ट्रीज। तो इसमें क्या होता है हमारे पास ट्रीज के अंदर, यहाँ पर ये जो है ये हमारे टर्मिनल नोड्स होते हैं और ये इंटरनल नोड होते हैं और आखिर पे जो होता है हमारे पास रूट नोड होता है। अब आगे चलते हैं जी। तो ये जो है ट्री जो है 3 तरीक़ों से इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर किया जा सकता है। इस ट्री में क्या होता है जी? हमारे पास एक रूट नोड होता है और ऊपर की तरफ जो है वो डायरेक्शन होती है इसकी। तो डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन जो होती है फ्रॉम एंसेस्टर टू टर्मिनल नोड। एंसेस्टर ये है हमारे पास और टर्मिनल नोड की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ये क्विज में आएगा। उसके बाद रूटेड ट्री जो होती हैं ये क्या करती हैं? टेम्पोरल एवोल्यूशनरी डायरेक्शन जो है उसको शो करती हैं, टेम्पोररी। तो ये क्विज में आ सकता है। उसके बाद आगे आगे जी दोनों जो टाइप्स हैं रूटेड ट्री और अनरूटेड ट्री, ये यहाँ पर शो की गई हैं। रूटेड में हम जो है क्या करते हैं जी? यहाँ से मेयर करते हैं उसके नोड्स को। और अनरूटेड में हम जो ये ब्रांच लेंथ होती है वो मेयर की जाती है। अब कितनी रूटेड अनरूटेड ट्रीज बन सकती हैं सीक्वेंसेस से? तो उसके लिए ये 2 फार्मूले दिए गए हैं। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है। तो 3 के लिए जो है 3 रूटेड ट्रीज बन सकती हैं और 1 अनरूटेड ट्री। तो यहाँ से भी क्विज बन सकता है, तो यहाँ से आपने आंसर ढूंढ लेना है। उसके बाद आगे आ गया जी एल्गोरिदम एंड टेक्निक्स। तो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन के लिए फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 क्लासेस में हमने डिवाइड किया गया है मेथड को। एक है क्लस्टरिंग अप्रोच और दूसरी है ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम यूपीजीएम में जो पहली इसकी क्लस्टरिंग अप्रोच है वो पढ़ेंगे, लेकिन बाकी भी आपने देख लेनी है, इनमें से भी क्विज वो पूछ सकता है। आगे जाते हैं जी। यूपीजीएम में स्टैंड फॉर अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड विद अरिथमेटिक मीन। तो ये भी क्विज में आ सकता है। ये क्या है जी? बॉटम अप अप्रोच है, इसको एग्लोमेरेटिव भी कहते हैं। यहाँ से भी क्विज बन सकता है। और ये किसने जो है ये एट्रीब्यूट किया, इसको बनाया है सोकल और मिचनर ने। इसमें क्या किया जाता है जी? शॉर्टेस्ट एवोल्यूशनरी डिस्टेंस जो होता है वो देखा जाता है 2 सीक्वेंसेस के दरमियान। और ये जो होते हैं लास्ट टू डाइवर, यानी ये जो 2 सीक्वेंसेस हैं ये जो है लेटेस्ट सीक्वेंसेस हैं हमारे पास। मोस्ट रिसेंट इनको हम कह सकते हैं इंटरनल नोड है। तो ये नोड ए और बी का ये जो नोड है ये मोस्ट रिसेंट है और सी और डी का जो है ये मोस्ट रिसेंट है। और ये फिर इस तरह आगे नोड बनते जा रहे हैं। तो ये हिस्ट्री को दिखाता है एंसेस्टर कौन सा है और प्रेजेंट कौन सा है स्पेशली। तो इसकी ये जो डायग्राम है इसमें भी वही चीज़ बताई गई है। शॉर्टेस्ट एवोल्यूशनरी डिस्टेंस जो है वो 2 सीक्वेंस का देखा जाता है यहाँ पर। तो ये डायग्राम में भी मैंने इसको दिखाया है। यहाँ पर देखें, अगर डायनासोर है और क्रोकोडाइल है, इसका शॉर्टेस्ट एवोल्यूशनरी डिस्टेंस है। और इस तरह ये आगे फिर दूसरी स्पीशीज से इसका डिस्टेंस चेक किया गया। तो
दूसरा मेथड जो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड है, उसकी सिर्फ डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर। ये क्या करती है जी, ब्रांच लेंथ जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। तो यहाँ पर क्विज में आएगा ब्रांच लेंथ जो है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन और चिंपैंजी की 0.3 है और ह्यूमन और गोरिल्ला की 0.4 है। इस तरह ये आगे ब्रांच लेंथ देखी गई है। तो ये दो मेथड हमारे पास होते हैं, क्लस्टरिंग मेथड एंड ऑब्जेक्टिव मेथड, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन देखने के लिए। और ये किस में होता है जी, हमारे पास फाइलोजेनेटिक्स के अंदर। आगे आगे जी यूपीजीएम में जो है इसको फाइंड कैसे किया जाता है, टेबल कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर दो क्लस्टर जो उनको ऐड करके एक नया क्लस्टर बनाया जाता है और उसको फिर बाकी के साथ मेजर किया जाता है। उसका डिस्टेंस जो है वो चेक किया जाता है। उसके फार्मूले ये दिए गए हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नीचे जो है एक डायग्राम से, जो आपको समझ आ जाएगी इसको बनाया कैसे जाता है। वो आपसे यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो पूछ सकता है कि कैसे कैलकुलेट किया है क्या है डिस्टेंस। क्विज के अंदर वो आपसे जो है डिस्टेंस पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली जो है पिक्चर। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो हमारे पास इमेज है इसमें क्या है जी, एक मिनट में ज़रा यहाँ से पेन को सिलेक्ट कर। यहाँ पर जो सबसे छोटा नोड होता है, वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 वैल्यू है। इस पर क्या क्या ऊपर हमारे पास सीक्वेंस है ए और डी, इसको कंसिडर किया जाता है और उसको एक नया नाम दे दिया जाता है। वी बराबर है ए एंड डी के, ठीक है, वी का नाम दे देगा। अब वी का बी के साथ डिस्टेंस देखा गया, वी का सी के साथ, वी का ई के साथ और वी का एफ के साथ, यानी बी सी ई और एफ जो चार बाकी बच गए हैं उनके साथ इसका डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। कैसे, अब देखते हैं जी वी का हम बी के साथ सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का डिस्टेंस चेक करेंगे तो वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे जी, दूसरी जो इसमें वैल्यू थी डी और बी, तो डी और बी कहाँ पर मैच कर रहे हैं जी, यहाँ पर, तो वो भी 6 है। तो हम क्या करते हैं जी, वी और किसका कर रहे थे हम, बी का कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहले हम वी का ए के साथ, सॉरी वी का बी के साथ डिस्टेंस मेजर करेंगे। वी नहीं, सॉरी, वी में कौन सी दो वैल्यू थी, ए, तो ए और हम बी का डिस्टेंस मेजर करेंगे और फिर उसमें प्लस करेंगे ए और, सॉरी ए तो हमने हो गया डी और बी का, और उसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि ये एवरेज हम निकालते हैं। तो ए और बी का डिस्टेंस जो है वो 6 है और डी और बी का भी 6 है। तो 6 और 6 में प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, जो एक यहाँ पर किया गया 6 + 6 डिवाइड बाई 2, तो ये इक्वल टू 6 क्या आ जाता है। इसी तरह आगे जो है हम इसका इसी का सी के साथ चेक करेंगे, फिर इसी का ई के साथ और इसी का एफ के साथ। इस तरह जो है हम जो है ये एक टेबल बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं जी, यहाँ से इस पूरी रो को ख़त्म कर देते हैं और इस पूरे कॉलम को ख़त्म कर देते हैं और एक नई रो बना देते हैं वी, और वहाँ पर जो है वैल्यू इस तरह 6, 8, 2 और 6 लिख देते हैं। और फिर जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको कंसिडर किए जाते हैं और उस इनको एक नया नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इसको हम डब्ल्यू का नाम दे देते हैं। इसमें है जी ई और वी है हमारे पास, नोड 2 ई और वी। इनका डिस्टेंस जो है बाकी बी के साथ, सी के साथ, ई के साथ और एफ के साथ चेक किया जाएगा। इस तरह ये जो है ट्री बनती जाती है और यहाँ से जो है हमारे पास ये जो क्या कहते हैं मैट्रिक्स है ये ख़त्म होता जाता है। तो ये ट्री बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए जो ये ट्री बन गई है और ये आखिरी हमारे पास जो 2 नोड थे उनका क्लस्टर था बनाया गया है। आगे हमारे पास आ गया आरएनए स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, आरएनए का स्ट्रक्चर जो है उसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो आरएनए जो है उसमें मल्टीपल टाइप है उसकी, कौन कौन सी है, एम आर एन ए, टी आर एन ए ट्रांसफ़र कहते हैं, एम आई आर एन ए और एस आई आर एन ए। तो आर एन ए वायरस जो है वो कैसे बनते हैं, वायरसेस जो होते हैं वो असेंबल कर लेते हैं देयर जीनोम, अपने जीनोम को फ्रॉम आर एन ए से उसको रिजेंबल कर लेते हैं। इस वजह से इनको कहते हैं आर एन ए वायरसेस। और इसके एग्जांपल जो है ये भी क्विज में आ सकती हैं, हेपेटाइटिस सी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी है। उसके बाद एक और क्विज आ सकता है कि आरएनए जो है उसमें उसकी शार्ट लाइफ क्यों होती है, स्पैन जो है लाइफ स्पैन शार्ट क्यों होता है, क्योंकि उसमें 2 हमारे पास OH होते हैं और ये एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, जिस वजह से ये इनकी लाइफ जो है शार्ट होती है। फिर आगे दोबारा वही टाइप्स आ गई, टाइप्स ऊपर हमने पढ़ लिए हैं। और जो है कैटेगरी जो है आरएनए की वो 2 हैं, कोडिंग आरएनए एंड नॉन कोडिंग।
कोडिंग जो है हमारे पास कोडेड फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस उसमें यूज़ होता है, और नॉन कोडिंग जो है ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में यूज़ होता है प्रोसेस के अंदर। तो mRNA जो है ये हमारे पास 5 to 10% एक प्रोटीन से RNA के सेल में मौजूद होता है, और सेल के अंदर जो है RNA 5 to 10% होता है। इसकी एक साइड पर 5 प्राइम कैप होता है और एक साइड पर 3 प्राइम कैप होता है। वो कैसे जी? यहाँ से इसको जो है एक 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है उसकी मदद से इस साइड पर जो है वो कैप लगाई जाती है, ताकि जो है राइबोसोम इसको आइडेंटिफाई कर सके mRNA को। और इसी तरह इसके आखिर पर एक जो है RNA लगाया जाता है जिसको कहते हैं 3 प्राइम एंड, और इसको पॉली ए टेल भी कहते हैं, ये क्विज में आएगा। इसमें अराउंड 30 to 200 एडेनोलाइट रेजिड्यू होते हैं, और ये इसकी शील्ड करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो इनका फंक्शन ये है, दोनों साइड पर ये इसको शील्ड करते हैं, और यहाँ से जो है राइबोसोम जो है स्कैप की मदद से इसको क्या कर लेता है जी, आइडेंटिफाई कर लेता है। ये क्विज में आएगा। उसके बाद RNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, तो ये क्विज में आ सकता है। और RNA में क्या क्या चीज़ होती हैं? शुगर, फास्फेट और न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे से मिले होते हैं। तो ये हमने पहली लेक्चर में वीडियो में पढ़ा था कि AU से जो है वो बॉन्डिंग करता है, G C से करता है। लेकिन एक और टाइप भी है, G जो है वो U से भी कर सकता है, और इसको कहते हैं वोबल पेयर। ये क्विज में आएगा। उसके बाद ये इसके फंक्शन है RNA के, तो ये आपने खुद पढ़ लेना है यहाँ से। और RNA फोल्डिंग एंड एनर्जी फोल्डिंग, तो यहाँ पर RNA जो होता है उसके अंदर एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये क्विज में आएगा। इज ए फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर RNA मॉलिक्यूल फॉर रिएक्शन एंड RNA स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो ये जो है एनर्जी दो चीज़ों में काम आती है, एक तो मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर यूज़ होती है और दूसरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर यूज़ होती है। उसके बाद आगे आ गया जी, हम जो है ये एनर्जी जो है वी कैन कैलकुलेट ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? समिंग अप गिवन आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग। तो फोल्डिंग के दौरान जो एनर्जी होती हैं उनको रिलीज भी होती हैं, और जो है वो क्या कहते हैं हासिल भी करते हैं एनर्जी, तो उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग। उसमें हमारे पास दो किस्म की एनर्जीज आती हैं, एक को कहते हैं स्टेबलाइजिंग एनर्जी, दूसरी होती है डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो स्टेबलाइजिंग क्या होती है जी? जब वो क्या करता है जी, डबल स्टैंडिंग रीजन बनाता है, यानी वो बॉन्डिंग करता है तो एनर्जी जो है उसमें रिलीज होती है, तो नेगेटिव आता है इसका साइन। और डीस्टेबलाइजिंग यानी वो पेयरिंग नहीं करता RNA, तो वो जो है उसमें एनर्जी क्या करता है जी, गेन कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर देखें तो 5 न्यूक्लियोटाइड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए फॉर्म करते हैं, और ये कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं? -12 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये क्विज में आएगा यहाँ पर। RNA जो है ये जब मिलता है तो ये 2 प्राइम स्ट्रक्चर बनाता है। अगर RNA का हम स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी ACT और G जो है उसमें AC और UG है। तो ये इसमें जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड वो उनको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उनको 1 प्राइम से शो किया जाता है। और ये जब आपस में फोल्ड होते हैं तो एक और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इसको 2 प्राइम से ज़ाहिर किया जाता है। ये भी क्विज में आएगा। तो ये आपके सामने प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसमें यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड आपके हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। और ये जब फर्स्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जी 2 प्राइम स्ट्रक्चर, जब ये फोल्ड होता है इसके ऊपर तो उसको कहते हैं हीलिक्स। जब ये अपने ऊपर जो है RNA फोल्ड होता है, तो ये क्विज में आएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया हीलिक्स का। उसके बाद एक और सेकंड जो स्ट्रक्चर है 2 प्राइम का वो बनता है जी, कैसे? उसको कहते हैं हेयर पिन लूप। यानी जो है ये स्ट्रक्चर इस तरह अपने ऊपर फोल्ड होता है कि बल्कि दो स्ट्रक्चर जो है आपस में, ये जो पिछले हमारे स्ट्रक्चर हैं ये आपस में जब फोल्ड होते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें एटलीस्ट 4 बेसिस लॉन्ग होता है। तो यहाँ पर देखें 4 न्यूक्लियोटाइड इसके नज़र आ रहे हैं। क्यों होते हैं जी? टू अवॉइड स्टीरिक हाइड्रेस, स्टीरिक हाइड्रेस से बचने के लिए, यानी ये केमिकल रिएक्शन है वो नहीं होगा अगर ये इससे कम होंगे तो। उसके बाद आगे जी हमारे पास यहाँ पर
थर्ड टाइप जो है वो है बल्ज लूप। बल्ज लूप क्या होती है जी, ये इस शक्ल की बल्ज शक्ल की आ जाती है, यानी ये ऊपर निकल आया है बल्ज सा। तो इसमें क्या होता है जी, डबल स्टैंडर्ड रीजन कैन नॉट फॉर्म बेस पेयर परफेक्टली, bulges can be asymmetric with the varying number of base pair side of loop। तो बल्ज लूप जो है कॉमनली फाउंड इन हेलिकल सेगमेंट्स, तो ये हेलिकल सेगमेंट में मौजूद होते हैं। और चौथी टाइप जो है 2' आरएनए की वो है इंटीरियर लूप। तो यहाँ पर देखें इंटीरियर स्ट्रक्चर है एसिमेट्रिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड बेसिस, तो इसमें ये अनपेयर्ड बेसिस जो है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर पेयरिंग की हो भी पड़ी है। पांचवी टाइप जो है लास्ट टाइप इसकी 2' स्ट्रक्चर की है, जो जंक्शन या इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक जंक्शन सा बन गया जब दो 3 आरएनए आपस में मिले हैं, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा जो है डबल स्टैंडर्ड रीजन के मिलने से बनता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी टर्शरी स्ट्रक्चर आरएनए का। तो टर्शरी में हमारे पास ये जो ऊपर वाले हमारे पास जो 2' स्ट्रक्चर बने ये आपस में मिलकर एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अनपेयर्ड टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ 2' जो है, ये जो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऊपर मौजूद थे, यहाँ पर देखें तो 2 ये ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ये जो है एक दूसरे से मिलकर जो है एक थर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर आरएनए स्ट्रक्चर। तो ये जो है किस वजह से बनता है जी, ये यहाँ पर एबनॉर्मल फोल्डिंग की वजह से बनता है जिसको हम कहते हैं सूडोनॉट्स। तो ये क्विज में यहाँ से आएगा सूडोनॉट्स। ये जो है एबनॉर्मल फोल्डिंग होती है, लेकिन ये फिर भी अवेलेबल रहते हैं पेयरिंग के लिए। ये फोल्ड तो हो जाते हैं लेकिन पेयरिंग के लिए फिर भी अवेलेबल रहते हैं, इसलिए इनको फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मेथड जो यूज़ होता है उसको कहते हैं सर्कुलर प्लॉट मेथड। तो ये ग्राफिकल अप्रोच है और इसको जो है सर्कुलर प्लॉट बनाया जाता है इनका, और वहाँ से जो है ये फोल्डिंग देखी जाती है कि कहाँ कहाँ पर फोल्डिंग हुई है। उसके बाद फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कुछ मेथड हैं इन स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो आरएनए के 3 स्ट्रक्चर होते हैं जी, 1', 2' एंड 3'। ये भी क्विज में आएगा। 1' में सिंपल न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और 2' में फोल्डिंग होती है, और 3' में नॉट्स होते हैं। तो इन मेजर किए जा सकता है जी इन स्ट्रक्चर को 3 तरीक़ों से। हमारे पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है, और एक और हमारे पास नीचे है जी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये क्विज में आएगा। तो इसमें आंसर चौथा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों मेथड जो है ये यूज़ होते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर को मेजर करने में। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में क्या होता है, क्रिस्टलाइज्ड आरएनए जो होता है वो डायफ्रैक्ट करता है एक्सरेज को। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइज आरएनए रखा जाता है, बीम जो है उस पर पड़ती है तो ये डायफ्रैक्ट हो जाता है, और यहाँ पर फिल्म पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैच हो जाता है। उसके बाद आगे जो है हमारे पास एटॉमिक जो फोर्स माइक्रोस्कोपी है, इसमें क्या किया जाता है जी, लेज़र जो है एटॉमिक बीम लगाई जाती है इस पर Si3N4 पर। और ये भी हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है उसका आरएनए का है, और ये जो है फोटो डायोड पर वापस डायफ्रैक्ट होता है और वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाता है। तीसरी टाइप जो है इसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है हाइड्रोजन एटम जो है उनको रखा जाता है इसके आरएनए के, और ये विदाउट क्रिस्टलाइजेशन जो है काम करती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये भी क्विज में आ सकता है। आगे जो है इसका जो स्ट्रक्चर हासिल होता है उसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो ऑनलाइन 2 डेटाबेस है हमारे पास, एक है RNA ब्रिक्स और दूसरा है RMDB। RNA ब्रिक्स में हमारे पास जो है RNA 3D स्ट्रक्चर होता है, और RNA मैपिंग डेटाबेस जो है वो आर्काइव है जिसमें रिजल्ट होते हैं डाइवर्स स्ट्रक्चरल मैपिंग के एक्सपेरिमेंट्स के। उसके बाद आगे आ गया जी, यहाँ पर मैंने फिर दोबारा ये बता दिया कि शॉर्ट शेल्फ लाइफ है RNA मॉलिक्यूल की। उसके बाद आगे आ गया जी हमारे पास मेथड जो है इसका आरएनए का स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन का, वो उसमें पहला मेथड जो है हमारे पास डॉट प्लॉट है। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत स्लो होते हैं और कॉस्टली होते हैं, इसके लिए डॉट प्लॉट मेथड बनाया गया है। ये इजी मेथड होता है, तो ये भी क्विज में आ सकता है। डॉट प्लॉट में टॉप और लेफ्ट साइड पर जो है वो न्यूक्लियोटाइड रखे जाते हैं, और वही जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जो हैं जो बाइंडिंग करते हैं GC से करता है, और A जो है हमारा किसी U से करता है, तो वहाँ पर डॉट लगा दी जाते हैं और फिर इसको जो है यहाँ से मेजर कर लिया जाता है, इसके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट किया जाता है। उसके बाद एक और मेथड जो है हमारे पास उसको कहते हैं एनर्जी बेस्ड मेथड। एनर्जी बेस्ड मेथड जो है वो हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। उसमें स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो है उसको देखा जाता है, मेजर किया जाता है, क्योंकि जब ये जो हमारे पास आरएनए है ये जब
बॉन्डिंग करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। और डिस्टेबलाइजिंग में क्या होता है कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये अनपेयर रहते हैं, रिमेन अनपेयर। तो और ये जो हेयर पिन लाइक या बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और तीसरे जो है हम फिर इस मेथड में क्या करते हैं कि एनर्जी जो है उनको सम अप कर लेते हैं, तो इसको एनर्जी बेस्ड मेथड कहते हैं। और इसमें जो है हमारे पास मेथड जो है वो मेन एल्गोरिदम उसको कहते हैं ज़ोकर एल्गोरिदम। इसमें यही 3 काम किए जाते हैं कि पहले स्टेबलाइजिंग एनर्जी कंप्यूट की जाती है, फिर डिस्टेबलाइजिंग एनर्जी, और फिर उनकी सम अब निकाली जाती है और उससे RNA का स्ट्रक्चर जो है वो प्रिडिक्ट किया जाता है। तो लोएस्ट जो एनर्जी होती है उसको एंड पे सिलेक्ट कर लिया जाता है। आगे जो है हमारे पास यहाँ पर देखें अगर फ्लो चार्ट में, तो ये जो है सीक्वेंस है RNA के, उनकी जो है यहाँ पर देखें सी जो है यू जो है वो ए के साथ कर सकते हैं बॉन्डिंग, और सी जो है वो जी के साथ कर सकते हैं। तो ये इनकी बॉन्डिंग है। इनकी फिर जो है आगे फ्री एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर ली जाती है और उनको सम अप कर लिया जाता है। और जो जिसकी सबसे कम आ रही होती है एनर्जी उसको जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह वो स्ट्रक्चर जो है प्रिडिक्ट हो जाता है हमारे पास। आगे हमारे पास जो एक और एल्गोरिदम है उसको कहते हैं मार्टिनेज एल्गोरिदम। इसमें क्या है जी, यहाँ पर 2 प्राइम स्ट्रक्चर आर वेटेड बाय इट्स स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमल वन इज सॉर्टेड आउट। तो उसकी स्टेबिलिटी की बुनियाद पर उसको चेक किया जाता है और जो ऑप्टिमल वन होता है उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। इसमें एक और है जी मोंटो कार्लो मेथड जो है, ये डू नॉट प्रोवाइड डेफिनेटिव सोल्यूशन। तो ये क्विज में आ सकता है यहाँ पर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने सिर्फ ये लाइन यहाँ से याद कर लेनी है। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेस जो हैं उनमें हम क्या करते हैं जी, फॉर ऑप्टिमल स्ट्रक्चर कम्बिनेशन सिलेक्शन वो यूज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। इसमें हम ट्रेस बैक की मदद से जो है वो स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करते हैं। और इसके लिए हमारे पास एल्गोरिदम जो है वो है न्यूसिनोव जैकबसन एल्गोरिदम। इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं ऑप्टिमल RNA2 प्राइम स्ट्रक्चर जो है, ये 1980 में बनाई गई, ये क्विज में आ सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है जी, कंप्यूट्स 2 प्राइम स्ट्रक्चर विद मोस्ट न्यूक्लियोटाइड कपलिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड कपलिंग हो रही हो उसको हम जो है वो कंप्यूट करते हैं। अब ये जो है इसका मेन फोकस जो है वो है स्कोरिंग मैट्रिक्स पर बनाने पर है, फिर मैट्रिक्स इनिशियलाइजेशन पर है। उसके बाद जो है आगे अगर हम चलें तो ये स्कोरिंग मेथड जो है, इसमें 4 डिफरेंट पोजीशन होती हैं, लेफ्ट, बॉटम, डायगोनल एंड लेफ्ट और बॉटम एलिमेंट। ये क्विज में आएगा यहाँ से। उसके बाद आगे अगर हम देखें कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम, तो जितनी भी एल्गोरिदम है ये जो स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए ऊपर 2 हमने पढ़ी हैं, वो 2 मेन कैटेगरी हैं, एक न्यूक्लियोटाइड स्टैकिंग है और दूसरा है एनर्जी बेस्ड मिनिमाइजेशन। तो न्यूक्लियोटाइड स्टैकिंग एल्गोरिदम जो है ये इट प्रिडिक्ट 75% एक्यूरेट 2 प्राइम स्ट्रक्चर। तो ये 75% जो है वो एक्यूरेट स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करती हैं, ये क्विज में आ सकता है। और हमारी जो ऊपर NJ एल्गोरिदम है ये इसकी टाइप है, इसी में आती है कैटेगरी के अंदर। और दूसरी जो है हमारे पास एनर्जी बेस्ड एल्गोरिदम, उसमें हमारे पास जोकर एल्गोरिदम आती है जो कि इन्वॉल्व करती है एनर्जी मिनिमाइजेशन को। तो इट इज अपडेटेड वर्जन एंड इनकॉर्पोरेट फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इट ओवरकम्स द सूडो नॉट्स। तो ये ओवरकम द सूडो नॉट, अज्यूम देम एंड अकोमोडेट देम। तो ये उसको सूडो नॉट्स को भी ओवरकम करता है, तो ये भी क्विज में आ सकता है। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है हमारे पास इस स्ट्रक्चर के जो है वो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो जब कंप्यूट की जाती है तो उसके ऑनलाइन स्ट्रक्चर जो है सबसे ओल्ड जो है हमारे पास M-fold है, ये अपडेटेड वर्जन है ज़ोकर एल्गोरिदम का, तो ये भी क्विज में आएगा। और इसके अंदर 8000 न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनके जो है रिजल्ट 1 प्राइम स्ट्रक्चर और 2 प्राइम स्ट्रक्चर के रिजल्ट पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो है कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है थोड़ा। आगे हमारे पास M-fold जो है वो दोबारा यही बता रहा है कि ये जो है अपग्रेडेड वर्जन है। आगे चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें प्रोटीन सीक्वेंस जो है वो कैसे बनते हैं। तो सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनको हम कोडॉन कहते हैं, और ये जो होते हैं कोड्स द इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम मेक प्रोटीन बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। तो कोडॉन जो होते हैं वो सिलेक्ट द अमीनो एसिड, और फिर राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के ज़रिए, और 3D स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है। अब कोडिंग कैसे होती है अमीनो एसिड के अंदर, तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 4 होते हैं ये हमारे पास, और इनमें से 3 जो है ये आपस में सेट बनाते हैं, उसको कोडॉन कहते हैं।
और उससे अमीनो एसिड जो है वो सिलेक्शन होती है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो टोटल जो है कितने अमीनो एसिड होते हैं हमारे पास 20, तो ये भी क्विज में आ सकता है। अब ओपन फ्रेम रीडिंग जो है ये क्या है जी, यहाँ पर कोडान कोड्स इंफॉर्मेशन फॉर अमीनो एसिड एंड देयर आर 3 स्टॉप कोडान एंड 1 स्टार्ट कोडान। तो एक स्टार्ट कोडान होता है और 3 जो होते हैं स्टॉप कोडान होते हैं। फॉर वैलिड ओपन रीडिंग फ्रेम इट मस्ट हैव लॉन्गेस्ट सीक्वेंस। ये जो है यहाँ पर क्विज में आएंगे कि स्टॉप कोडान कितने होते हैं 3 और स्टार्ट हमारे पास 1 होता है। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर ओपन रीडिंग फ्रेम ORF जो है पार्ट ऑफ रीडिंग फ्रेम है दैट हैज द पोटेंशियल टू कोड फॉर ए प्रोटीन और पेप्टाइड। तो यहाँ पर ORF जो है कंटिन्यूस स्ट्रेच है कोडान दैट डू नॉट कंटेन ए स्टॉप कोडान। तो यहाँ पर ये इसका जो है स्ट्रक्चर दिया गया है रीडिंग डायरेक्शन फॉर सीक्वेंस ऑफ टॉप DNA स्ट्रैंड। उसके बाद आगे जो है हमारे पास 6 ORF एग्जिस्ट इन एनी DNA सीक्वेंस। तो एक DNA के अंदर 6 ORF यानी ओपन रीडिंग फ्रेम मौजूद होते हैं। एंड लॉन्गेस्ट वन इज मार्क एंड फर्स्ट स्टॉप कोडान विल मार्क द एंड ऑफ द प्रोटीन। तो पहले जो स्टॉप कोडान आएगा वहाँ पर ये एंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी एक्सट्रैक्शन जो है इसका फ्लो चार्ट दिखाया गया है। इसमें से भी कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि हम obtain RNA सीक्वेंस करते हैं, फिर इस तरह यहाँ पर ये जो है प्रोसेस चलता है और एंड पे जो है द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज फॉर द प्रोटीन टू बी कोडेड। आगे सीक्वेंसिंग प्रोटीन, तो एडमंड डिग्रेडेशन जो है वो डेवलप बाय पेयर एडमंड जो है इन इज ए मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को सीक्वेंस करने का मेथड जो है उसका नाम क्या है, एडमंड डिग्रेडेशन। तो ये क्विज में आ सकता है। उसके बाद इन दिस मेथड अमीनो एसिड टर्मिनल रेजिड्यू इज लेबल्ड। जो टर्मिनल रेजिड्यू होते हैं उनको लेबल कर लिया जाता है और जो है रिमूविंग 1 अमीनो एसिड एट ए टाइम, एक अमीनो एसिड एट ए टाइम रिमूव करते जाते हैं। और यहाँ पर साइक्लिक डिग्रेडेशन होती है पेप्टाइड की बाय फिनाइल आइसोथियोसाइनेट PHNCS। यहाँ पर ये भी कुछ में आ सकता है। ड्रॉबैक क्या है ये इस मेथड के कि इसमें रिस्ट्रिक्टेड टू चेन ऑफ 60 रेजिड्यू, इसमें हम टोटल 60 रेजिड्यू जो हैं वो चेक कर सकते हैं यहाँ पर लेवल। और फिर जो है टाइम कंज्यूमिंग है, जो 40 से 50 अमीनो एसिड एक दिन में जो है ये प्रोसेस करता है, तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो मॉडर्न टेक्निक जो है इसके लिए टेंडम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है जी। तो एप्लीकेशन जो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की इन प्रोटीन सीक्वेंसिंग। तो ये यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन सीक्वेंसिंग पढ़ रहे हैं। प्रोटीन कैन बी चार्ट विद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और प्लेस इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड दे गेट डिफ्लेक्टेड, और उनका फिर मोमेंटम जो है वो फाइंड किया जाता है। तो ये होती है हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो मेथड हमने पढ़ा था। तो ये क्विज में आ सकता है यहाँ पर। और F स्टैंड पर क्या है ये सारे यहाँ से आपने देख लेना है। W×B ये हो सकता है क्विज में आ जाए। V×B जो है हमारे पास। आगे कंक्लूजन में देखें तो चार्ज प्रोटीन कैन बी सेट इनटू मोशन विद ए मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोटीन जो होती हैं चार्ज होती हैं उनको मोशन दी जाती है विद ए मैग्नेटिक फील्ड, और उनकी डिफ्लेक्शन जो है एक्यूरेटली करस्पेंड टू द मॉलिक्यूलर मास, और उनसे वहाँ पर उनकी मॉलिक्यूलर मास जो है वो चेक की जाती है। इसके बाद टेक्निक्स फॉर MS प्रोटियोमिक्स। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री प्रोटियोमिक्स जो है उसकी टेक्निक क्या है जी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटीन आयोनाइजेशन जो है वो उसमें अप्लाई किया जाता है। विच आर प्लेस्ड इन वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड, उनको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। तो द प्रोटीन mass ऑफ अननोन प्रोटीन इज कंपेयर्ड विद द mass ऑफ प्रोटीन इन डेटाबेस मैचिंग 1 इज सिलेक्टेड। तो उसके लिए यूनिप्रोट और स्विस प्रोट जो है वो यूज़ होती हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं जी, इस चैप्टर में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो प्रोटीन की देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ MS बेस्ड प्रोटियोमिक्स कौन कौन सी हैं जी हमारे पास। एक को हम कहते हैं जी एडम्स डिग्रेडेशन और दूसरी है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। उसके बाद मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये हेल्प अस टू सीक्वेंस लार्जर एंड बिगर प्रोटीन मोर क्विकली। तो ये जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है ये इसका एक फ़ायदा है, ये यहाँ पर क्विज में आएगा। उसके बाद 2 मेथड जो है हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। एक होता है बॉटम अप प्रोटियोमिक्स और एक है टॉप डाउन प्रोटियोमिक्स। तो बॉटम अप क्या करता है जी, मेजर करता है पेप्टाइड मैसेज को प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोटीन एंजाइम डाइजेशन।
और टॉप डाउन प्रोटियोमिक्स जो है वो मेजर करता है इंटैक्ट प्रोटीन्स को। तो ये दो मेथड हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं जी। बॉटम अप प्रोटियोमिक्स में जो है वो प्रोटीन कम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद साइट स्पेसिफिक एंजाइम विच क्लीव का मतलब है चाप यानी काटना उसको, देम इनटू अमीनो एसिड रेजिड्यू एंड रिजल्टेंट पेप्टाइड्स आर मेजर्ड फॉर देयर मैसेज। और जो रिजल्टेंट पेप्टाइड हमारे पास बनते हैं उनको मेजर कर लिया जाता है। यानी प्रोटीन जो है उनको चाप अप किया जाता है और वहाँ से जो है अमीनो एसिड जो है उसके रेजिड्यू बनते हैं जिनको पेप्टाइड कहते हैं, और उनसे उनकी मैसेज जो है वो मेजर की जाती है। व्हेन वन पेप्टाइड सेलेक्टेड एट वन टाइम, तो यहाँ पर ये क्विज में आएगा। टॉप डाउन में क्या होता है जी, इन दिस मेथडोलॉजी प्रोटीन्स आर आयोनाइज्ड, इसमें प्रोटीन को आयोनाइज किया जाता है। वहाँ पर क्या था जी, ट्रीटेड विद साइट स्पेसिफिक एंजाइम। तो वन प्रोटीन इज मैच सेलेक्टेड एट ए टाइम फॉर फ्रेगमेंटेशन, तो इसमें उसकी फ्रेगमेंटेशन की जाती है टॉप डाउन में। वहाँ पर क्या था जी, चाप किया गया, क्लीव किया गया, और यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की गई। तो ये याद रखना है। ये अगर ऊपर हम देखें दोबारा, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है और एक हमारे पास था एडम डिग्रेडेशन, ये दो मेथड थे। तो एमएस जो है ये हमारे पास एक क्विक मेथड है। तो इसमें जो है सेवरल पेप्टाइड जो है वो फॉर्म किए जाते हैं, प्रोटीन इज क्लीव्ड। जब प्रोटीन को क्लीव किया जाता है, जो हमारे पास बॉटम अप अप्रोच है, तो उससे सेवरल पेप्टाइड बनते हैं और उनकी मैसेज जो है वो चेक की जाती हैं। ईच पेप्टाइड इज मेजर फॉर इट्स मैस इज कॉल्ड MS1। तो ये क्विज में आएगा कि जब पेप्टाइड को मेजर किया जाता है फॉर इट्स मैस, उसको हम क्या कहते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री 1। इसी तरह आगे मैस स्पेक्ट्रोमीट्री 2 होती है, उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है कि जब आयोनाइज किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें प्रोटीन आयोनाइज किए जाते हैं तो वो फ्रेगमेंटेशन के लिए आयोनाइज किए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं MS2। और थर्ड हमारे पास क्या है जिसकी टाइप वो क्विज में आएगी, ईच रिजल्टिंग पेप्टाइड इज मेजर्ड फॉर इट्स मैस, तो उसको MS3 कहते हैं यहाँ पर। तो बॉटम अप जो होती है प्रोटियोमिक्स, उसमें जो है मेजर मैस ऑफ पेप्टाइड्स मेजर की जाती है, और पेप्टाइड जो होते हैं रिजल्ट आफ्टर एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ प्रीकर्सर प्रोटीन्स। पेप्टाइड्स ऑफ सर्च इन प्रोटीन डेटाबेस। उसके बाद टू अप्रोच फॉर बॉटम अप प्रोटियोमिक्स जो हैं वो हमारे पास यूज़ होती हैं। एक को कहते हैं पेप्टाइड मैस फिंगरप्रिंटिंग और दूसरी है शॉर्ट गन प्रोटियोमिक्स। तो शॉर्ट गन में क्या किया जाता है जी, डाइजेस्ट द होल प्रोटीन एंड मिक्स फर्स्ट एंड कंपेयर्ड विद डेटाबेस। तो इसमें ये क्या करते हैं जी, पूरे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेती है और मिक्स करती है पहले और फिर इसको कंपेयर करती है डेटाबेस से। इसी तरह पेप्टाइड मैस फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है जी, इन्वॉल्व प्रोटीन सेपरेशन, उसमें होल प्रोटीन था, इसमें प्रोटीन सेपरेशन है, फॉलोड बाय सिंगल प्रोटीन पेप्टाइड एनालिसिस। उसमें एक जो प्रोटीन पेप्टाइड है उसका एनालिसिस किया जाता है और इसमें होल प्रोटीन का किया जाता है। तो ये इनमें फ़र्क है, याद रखना है। ये बॉटम अप प्रोटियोमिक्स की दो अप्रोचेज हैं। आगे जी, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है, हेल्प अस टू मेजर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। तो ये मॉलिक्यूलर वेट जो है मेजर करती है। उसमें यहाँ पर देखें तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है और उसकी फिर फ्रेगमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, उसको MS2 कहते हैं। और इस तरह ये आगे प्रोसेस सारा चलता जाता है यहाँ पर, और एंड पे हमारे पास प्रोटीन स्कोर आ जाता है इन टेक्निक्स के अंदर। तो प्रोटीन आयोनाइजेशन टेक्निक्स जो है वो हमारे पास क्या हैं जी, हमारे पास आयोनाइजेशन इन्वॉल्व लोडिंग ऑफ प्रोटॉन इन प्रोटीन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब इसके सेलिएंट आयोनाइजेशन एक है हमारे पास टेक्निक जो है, उसमें क्या किया जाता है जी, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। इसमें मॉल्डी है एंड इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन है, ESI है। तो ये दो हमारे पास होती हैं जी टेक्निक्स। एक हमारे पास मॉल्डी है, इसमें क्या होता है जी, वन प्रोटॉन इज एडेड टू प्रोटीन और पेप्टाइड, और उससे क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इंक्रीज करता है एंड मैस स्पेक्ट्रोमेट्री रिपोर्ट्स द मॉलिक्यूल एट +1। और ESI क्या है जी, हमारे पास एड्स मैनी प्रोटॉन टू प्रोटीन, उसमें वन प्रोटॉन ऐड हुआ है, इसमें मैनी प्रोटॉन ऐड हुए हैं और फिर उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो MS डेटा फ्रॉम मल्टी आयोनाइजेशन इज ईजियर
क्योंकि इसमें एक जो है प्रोटॉन ऐड किया जाता है, और ESI जो है वो जो है उससे डेटा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। आगे हमारे पास आगे आ गया जी MSI एंड इंटैक्ट प्रोटीन मैस। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि व्हेन वी एनालाइज द प्रोटीन इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन प्रोपोर्शन टू इट्स मैस, एंड मैस ऑफ प्रोटीन कैन बी मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोमेट्री। तो यहाँ पर देखें जो मैस ऑफ प्रोटीन है वो कैसे मेजर की जाती है, स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। उसके बाद है मैस या चार्ज हेल्प अस टू कैलकुलेट मैस ऑफ प्रोटीन, एंड मैस सेलेक्ट जो है वो हेल्प करता है सेलेक्ट स्पेसिफिक MSI1 फॉर फर्दर एनालिसिस। MS1 जो है रिजल्ट इंटैक्ट मैसेज ऑफ पेप्टाइड, तो ये क्विज में आएगा MS1 का। उसके बाद आगे आता है जी स्कोरिंग। तो जो प्रोटीन होता है वी कैन स्कोर ईच प्रोटीन इन दिस वे दैट इट गेट मैक्सिमम स्कोर, एंड लो क्वालिटी मैचेस शुड गेट लो स्कोर्स। और उसके लिए ये फार्मूला है हमारे पास। उसके बाद है जी प्रोटीन फ्रेगमेंटेशन टेक्निक्स। तो ऊपर क्या था जी हमारे पास, ये प्रोटीन जो थे आयोनाइजेशन टेक्निक्स थी जिसमें माल्डी है और ESI है, ये याद रखना है आपने। तो ये माल्डी जो है ये ईजियर है और ESI डिफ़िकल्ट है। फिर हमारे पास आता है जी फ्रेगमेंटेशन टेक्निक्स। तो इसमें क्या किया जाता है जी, सेवरल प्रोटीन हैव सेम स्कोर, देन सिलेक्शन इज डन बाय यूजिंग अनदर टेक्निक कॉल्ड प्रोटीन फ्रेगमेंटेशन। अगर एक जैसी स्कोर आ जाए प्रोटीन का तो फिर एक और टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है जी, यू फ्रेगमेंट द प्रोटीन और पेप्टाइड एंड आयोनाइज इट, उसके ऐसे कर लिया जाता है और उसको फिर आयोनाइज किया जाता है। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर प्रोटीन फ्रेगमेंटेशन। तो ये 3 टेक्निक्स हैं, ECD, ETD और CID। ये क्विज में आएगा। आगे जो है हमारे पास टेंडम MS टेक्निक जो है, ये क्या होती है जी, माइक्रोस्कोपी की टेक्निक है। तो इसमें इस टेक्निक टू ब्रेक डाउन सिलेक्टिव आयन इनटू फ्रेगमेंट। तो ये आयन को फ्रेगमेंट में तोड़ने के लिए जो है ये हमारे पास टेक्निक यूज होती है, टेंडम MS। आगे आ गया जी हमारे पास मेजरिंग एक्सपेरिमेंटल फ्रेगमेंट्स मैस। तो इन MS1 मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मेजर किया जाता है। उसके बाद MS2 में जो है वो 2 फ्रेगमेंट्स आर मेजर्ड बाय MS और MS2। और फ्रेगमेंटेशन टेक्निक्स जो है हमारे पास कौन से हैं, ECD एंड CID जो है मेन है। उसके बाद हमारे पास फ्रेगमेंटेशन मैस क्या होता है, मैस ऑफ फ्रेगमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय MS2, ये क्विज में आएगा। तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास एंड हो गया टॉपिक मेजरिंग एक्सपेरिमेंटल फ्रेगमेंट्स मैस। तो आई होप आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। और इसके अलावा जो है वो थर्ड इंशाल्लाह कल जो है वो लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें हम क्विज़ जो है वो करेंगे और उसको फाइंड करने का तरीका देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।